हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल ज्योतिष टॉक पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कुछ वीडियोस में मैंने मेंटल इलनेसिंग के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आज हमारा टॉपिक है साइकोफार्माकोलॉजी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, फार्माकोलॉजी मतलब होता है ड्रग्स, मेडिकेशंस। इसी तरह हम साइकोफार्माकोलॉजी की बात करें तो साइको, जाहिर सी बात है, साइकेट्रिक से रिलेटेड जो चीज़ आएगी वो साइको होगी, एंड फार्माकोलॉजी मतलब हम जो डील करेंगे ड्रग्स के साथ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइकोफार्माकोलॉजी का मतलब समझते हैं कि साइकोफार्माकोलॉजी होती क्या है। द स्टडी ऑफ ड्रग्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, ड्रग्स फार्माकोलॉजी में आ जाते हैं। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, मैनिया, एंजाइटी, ओसीडी, ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और मैं आगे डिजीज डिसऑर्डर्स पे सारी वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते क्या क्या हैं। तो उन सब डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हम साइकोफार्माकोलॉजी, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, वो होता है साइकोफार्माकोलॉजी। तो ड्रग्स में जैसे कि डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए एंटी एंजाइटी, तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो आएंगे फार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी इसी से रिलेट किया गया है। जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए हम साइकोफार्माकोलॉजी यूज़ करते हैं, उसी तरह जो नॉर्मली डिजीज़ है, मेडिकल सर्जिकल के डिजीज़ है, उसके लिए भी फार्माकोलॉजी यूज़ होती है, जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साइकोफार्माकोलॉजी या ड्रग्स जो है वो किस पे अफेक्ट करता है, किस पे काम करता है। ठीक, तो आगे बने रहिए वीडियो के साथ, और जिन्होंने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि जो साइकोफार्माकोलॉजी का मेन रोल जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे ही होता है। जब भी हम डिजीज़ पढ़ते हैं या डिसऑर्डर पढ़ते हैं, उसमें मैक्सिमम जगह रहता है बायोकेमिकल फैक्टर्स या इटियोलॉजी, ये होता है कि किस कारण की वजह से होता है। तो कारण में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स आता है, बायोकेमिकल फैक्टर्स, जिसमें कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सब का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि मैसेज पहुंचाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल पे मैसेज पहुंचाता है। इसको हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर, जो कि ब्रेन सेल से मैसेज इधर से उधर पहुंचाता है। जैसे कि हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो एक मैसेज हम दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन दूसरे इंसान को मिलती है। उसी तरह हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन कहते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे जो फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक, तो न्यूरॉन्स के टर्मिनल, यानी उसके टर्मिनल जो लास्ट होता है पॉइंट, वहाँ पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह मैसेज पहुँचाते हैं। प्री सिनेप्स जिसको कहते हैं और पोस्ट सिनेप्स। प्री क्या करता है, सेंड करता है, और पोस्ट क्या करता है, रिसीव करता है। इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, पोस्ट सिनेप्स, एंड ये होता है प्री, जो कि मैसेज को भेजता है। तो यहां से लेके यहां तक जो मैसेज होते हैं, जिसको हम केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, ये काम करते हैं। यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे वो ब्रेन सेल्स पे मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। अब क्या होता है, यहाँ पे जितना अमाउंट न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ जाना चाहिए वो उतना ही जा रहा है। ठीक, उतना ही जा रहा है तो ठीक है। अगर वो ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, या फिर बीच में जो एंजाइम्स हैं उसको किल कर दे रहा है, मार दे रहा है, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं, या जो एंजाइम्स बना रहे हैं उनमें कोई कमी आ जाए, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, ज़्यादा कम या जो भी, उसकी वजह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए बायोकेमिकल फैक्टर्स, आप अगर इटियोलॉजी पढ़ोगे किसी भी डिसऑर्डर के, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मैनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, तो वो सब में आपको ये सेरोटोनिन, डोपामाइन की लेवल बढ़ना या घटने की वजह से ही ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं। ये एक मेन इटियोलॉजी है। तो जो दवाइयाँ होती हैं वो इन पे भी असर करती हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी में क्या क्या क्लासिफिकेशंस आते हैं, कैसे कैसे दवाइयाँ आती हैं, और उनके अलग अलग काम क्या हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। पहला है एंटी डिप्रेसेंट। किसी भी चीज़ में अगर हम एंटी लगा देते हैं तो वो उसके अगेंस्ट हो जाता है, ये चीज़ आपको पता है। तो जैसे कि डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन,
डिप्रेशन डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो उसके आगे क्या लग गया, एंटी, मीन्स उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट को हम देंगे एंटी डिप्रेसेंट। देन एंटी एंजाइटी या एंजियोलाइटिक। एंटी एंजाइटी एंजियोलाइटिक एक ही है, जिसमें हम एंजाइटी वाले पेशेंट को देते हैं जिनमें एंजाइटी हो रही हो। एंटी साइकोटिक जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, जैसे साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक का सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, पेशेंट जो होता है सीवियर कंडीशन में आ जाता है, जैसे कि हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ये सब सिम्टम्स सोने लगते हैं, सुसाइडल बिहेवियर करने लगता है। देन आता है मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो कि बाइपोलर, जो मैनिया और डिप्रेशन दोनों पेशेंट को दिख रहा है, वो उनको हम देते हैं मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। देन एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स, ठीक है, जो वैसे डिसऑर्डर्स होंगे उनके लिए। बार्बिटूरेट्स एंड सेडेटिव्स जो होते हैं वो एंटी एंजाइटी में ही आ जाते हैं, वो ज़्यादा अलग से कुछ नहीं है। सेडेटिव मीन्स क्या होता है, सिंपल हम सेडेशन देते हैं कि वो एक रिलैक्स माइंड में आ जाए। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो हम सेडेटिव क्यों देते हैं, ताकि वो शांत हो जाए, उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, वो सेडेशन की वजह से रिलैक्स हो जाए। देन आता है अदर्स में भी और चीज़ें हैं, बट हमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो बस कुछ इसी तरह क्लासिफिकेशन है। तो चलिए हम एक एक क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट, देन हम अदर क्लास में बाकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो हमारी क्लास में कंटिन्यू रखना आप लोग, ताकि ये सारी क्लासिफिकेशन आप लोग को क्लियर हो। तो सबसे पहला है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट को हम मूड एलिवेटेड या मूड एलिवेटर या थीमोलेप्टिक भी कहते हैं। डिप्रेशन में पेशेंट क्या होता है, सबसे पहले आप जान जाओ डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन में क्या होता है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसका दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं है, वो अपने आप को बहुत ही अलोन फील करता है, सेपरेट कर लेता है सोसाइटी से, और उससे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है या कुछ बचा रहेगा उसके लाइफ में जो उसको करना है। मीन्स एक तरीके से इंसान डिप्रेस हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता सब कुछ कम हो जाती है, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता। तो उस कंडीशन में हम एंटी डिप्रेसेंट इसलिए देते हैं ताकि उसका मूड एलिवेट हो, ठीक, वो परफॉर्म करे, कुछ उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो। तो डिक्रीज एनर्जी हो जाती है, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है, उस कंडीशन में हमें देना है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो उसका क्या काम है, यूज फॉर डिप्रेसिव इलनेस। एंटी डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेसिव इलनेस, या फिर आप सीधा कह लो डिप्रेशन में। जब पेशेंट को कंडीशन होती है डिप्रेशन की तो हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, और इसको हम मूड एलिवेटेड और थीमोलेप्टिक के नाम से भी जानते हैं। अब आता है एंटी डिप्रेसेंट के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और वो क्या क्या असर करती हैं। तो ये है एंटी डिप्रेसेंट के क्लासिफिकेशंस। सबसे पहला है SSRI, जिसमें होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ट्राईसाइक्लिक मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंड अदर्स। तो तीन चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें, ये तीन क्लासिफिकेशन है आपके। पहला है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, अगर जिसको डाउट हो रहा हो, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये इसका फुल फॉर्म है SSRI। तो S फॉर सेलेक्टिव सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मैं अभी स्टार्टिंग में आपको जब न्यूरोट्रांसमीटर बताई थी उसमें बताई थी मैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि कन्वे करते हैं मैसेज फ्रॉम वन ब्रेन सेल टू अनदर। तो उसी तरह SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक, आपका इसमें क्या आ रहा है, सेरोटोनिन रीअपटेक। रीअपटेक मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वापस, ठीक है, वापस आ रही हो। तो होता क्या है कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में आपको बताइए प्री और पोस्ट सिनेप्स, ये यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स इस इधर आना है, इस जगह से, यानी ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है, कंज्यूम कर लो आप लोग, ठीक है, एज्यूम करो कि ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है। फर्स्ट रूम से सेकंड रूम को दो न्यूरोट्रांसमीटर को जाना है। अब क्या होता है, किसी वजह से, कारणवश से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ जाने की बजाय यहाँ वापस आ जाते हैं, रीअपटेक हो जाते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ जाना था सेकंड रूम में, वो सेकंड रूम में गया ही नहीं। अच्छा, सेकंड रूम में नहीं गया तो उन्होंने मैसेज कन्वे नहीं किया, मैसेज नहीं किया तो इंसान ने परफॉर्म नहीं किया। तो क्या होता है कि थिंकिंग विंकिंग ये सब क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी तरह सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, मतलब रोकना। इनहिबिट का सिंपल सा मतलब होता है कि रोकना। जो यहाँ पे इनहिबिटर है इसका सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। और किसको रोक रहा है, रीअपटेक, वापसी जो हो रहा है उसको रोक रहा है। किसके वापसी, तो सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन,
मतलब सेलेक्टेड पार्ट ऑफ सेरोटोनिन के रीअपटेक वापसी को ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये दवा किस पे काम कर रही है, ये समझ में आ गया आपको। सेरोटोनिन उस अमाउंट में जाना था, वो जा नहीं रहा, किसी कारणवश यहाँ पे कोई भी एंजाइम की वजह से या किसी भी कारणवश की वजह से वो वहाँ से रिटर्न बैक हो जा रहा है, उस रूम में नहीं जा रहा, तो अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेस हो रहा है या फिर एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो उस जगह पे ये दवाई क्या करता है, उसके रीअपटेक को रोकता है और उसकी वजह से जितने अमाउंट में जाना था वो गया, वापस ही नहीं हुआ, तो इंसान का जो लेवल है, इंक्रीज एनर्जी, ये सब पे काम करेगा। इसलिए बनाया गया है, तो ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेरोटोनिन का लेवल, न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन है उसका लेवल जो डिक्रीज हुआ था वो डिक्रीज नहीं होगा, उसके लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज, सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो जिसकी कमी से मे बी डिप्रेशन हुआ हो, सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन हुआ हो, तो अगर उसके लेवल को वो इंक्रीज करेगा जी। तो अब हम दवाइयाँ पढ़ें, कौन कौन सी दवाई आती हैं। तो इसमें है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट आप लोग याद कर सकते हो, सेट्रालिन, फ्लोक्सेटिन, एसिटेलोप्राम और सिटालोप्राम। तो ये 4 दवाइयाँ मैंने लिखी है, बुक में भी यही दवाई है, नर्सिंग के बुकों में, अगर आपको इजी जो लगे आप लोग याद कर सकते हो। देन अब हम बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक की। तो SSRI, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। देन ट्राईसाइक्लिक में क्लोमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, इमिप्रामाइन और ट्रिमिप्रामाइन, ये चारों आप सबको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें का जो प्रामाइन है वो सब सेम है, बस आपको क्लोमी, डेसी, इमी और ट्रिमी याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम से याद कर सकते हो कि ये ट्राईसाइक्लिक है। और ट्राईसाइक्लिक में क्या होता है, ट्राईसाइक्लिक में जैसे कि मैंने SSRI में बताया सेरोटोनिन, ट्राईसाइक्लिक में होता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन भी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो नॉरएपिनेफ्रिन के भी रीअपटेक को रोकता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग याद रखना, नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, इसमें दोनों आ जाते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन भी, सेरोटोनिन भी, दोनों के लेवल के रीअपटेक को रोक के वो क्या करता है, दोनों के लेवल को इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या होगा, ये दवाइयाँ क्या करेंगी, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करेगी। तो इसमें भी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, इसमें भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है, क्लियर है। देन हम थर्ड क्लासिफिकेशन जाते हैं, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है, ये MAOI का मतलब है। यहाँ पे देखिए इनहिबिटर का आया, इनहिबिटर मतलब रोक रहा है, किसी न किसी चीज को तो रोक रहा है। किसको रोक रहा है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज को। तो MAO ये एंजाइम है, एंजाइम, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि यहाँ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्स के बीच में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक, कि अमाउंट ज़्यादा ना हो। यहाँ पे मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है, जो एंजाइम्स यहाँ जा रहे हैं मे बी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो किल कर दे रहा है। अगर मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ज़्यादा हो गया या किसी कारणवश ये एंजाइम्स को, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से वहाँ जा रहा है, वो एंजाइम क्या कर रहा है, उसको मार रहा है। मारने की वजह से क्या हो रहा है, कमी जा रही है, फर्स्ट रूम से सेकंड रूम, यानी फ्री सिनेप्स से पोस्ट सिनेप्स जाने में कमी हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसमें कमी आ रही है। तो उसकी वजह से हम मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं, दवाइयाँ देते हैं जो एंजाइम को कम करने के लिए, उसको मारने के लिए वो कम करे, तो ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो ये एंजाइम्स मार रहा है वो ना मारे, ठीक। तो उसकी वजह से फिर ट्रांसमीटर्स क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। उसी तरह में आता है आइसोकार्बोक्सिलेट और फेनिजिलीन, होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं, जो इस एंजाइम, जो एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर्स को किल कर रहा है उसको ही इनहिबिट करता है कि वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को ना मारे, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और जो नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सब क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज अगर इन एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उनको नहीं किल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो जाना चाहिए वो जा रहे हैं आराम से, और इनका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, जो कि डिक्रीज हो चुका है। इस दवाइयों से इन सब का लेवल इंक्रीज होता है, तो फिर वो पेशेंट कंडीशन सुधरने लगती है। तो जैसा क्लासिफिकेशन में बताई, SSRI में एक रिवीजन कर लेते हैं। क्या हुआ, सेलेक्टिव सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोका, जिसकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हुआ। देन दूसरे में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के दोनों के रीअपटेक को रोक के दोनों के लेवल को इंक्रीज किया। देन थर्ड में मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये जो मेन एंजाइम है जो कि किल कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर को एक दूसरे के पास मैसेज कन्वे करने से, तो
उसी एंजाइम को रोक रहा है कि तुम ना मारो न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जब न्यूरोट्रांसमीटर को नहीं मारेगा तो सारे न्यूरोट्रांसमीटर अपनी अपनी जगह पे आराम से जाएंगे और क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा। तो ये था एंटी डिप्रेसेंट के क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करेंगे इंडिकेशन। तो सबसे पहले आप ये जान गए कि एंटी डिप्रेसेंट पड़ रहा है तो डिप्रेशन में ही देना है, लेकिन बहुत सारे डिसऑर्डर में डिप्रेशन के कंडीशंस होते हैं। मैक्सिमम डिसऑर्डर में पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। तो सारे इंडिकेशंस को हम एक बार लाइन से देख लेंगे। पहला डिप्रेशन में डिप्रेसिव इलनेस, डिप्रेसिव एपिसोड, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, डिस्थाइमिया हो, एथाइमिया हो, तो डिस्थाइमिया हो, तो ये सब चीज़ें हम रिकरिंग परसिस्टेंट डिप्रेसिव इलनेस, ये सब हम डिप्रेशन जब पढ़ेंगे, डिजीज डिसऑर्डर पढ़ेंगे जब हम डिप्रेशन का, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसी तरह ये सारी चीज़ें जो मैं लिखी हूँ यहाँ पे, मैं क्लासेस लेती जाऊँगी, आप लोगों को क्लियर होते जाएगा, क्योंकि अभी मैं सारे चीज़ बताने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे चाइल्ड डिसऑर्डर में एन्यूरोसिस, बेड वेकिंग जिसको कहते हैं, रात के टाइम बच्चा जब बेड वेट को कर देता है, ठीक है। नाइट टेरर्स, फोबिया, किसी भी चीज़ से परसिस्टेंट इरेशनल फियर होना, बहुत ज़्यादा डर लगना। अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पैनिक एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मेडिकल डिसऑर्डर में क्रोनिक पेन या माइग्रेन। तो ये सब होते हैं जो इंडिकेशंस, किन किन पेशेंट को हम क्यों ये एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, किन किन कंडीशंस में, कि हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह इसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो साइड इफेक्ट में आप सबको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट पता ही रहता है। ड्राई माउथ, डिजीनेस, यूरिनरी रिटेंशन, इंसोमनिया, ठीक है, नींद नहीं आती सही से, ब्लड विजन, धुंधला दिखता है, हेडेक, नोजिया, वेट गेन, तो ये सब ऑटोनोमस साइड इफेक्ट है। मेटाबॉलिक में हम देखें तो नोजिया और वेट गेन। देन नर्वस सिस्टम में देखें तो विड्रॉल सिंड्रोम, ट्रिमर्स, कपकपी आने लगती है। अब हम कार्डियक में देखें तो ईसीजी चेंजेस और टैकीकार्डिया एक्सेट्रा। तो ये सब जो होते हैं ये साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसके एंटी डिप्रेसेंट के। और हम बात करें नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो दवा देते समय नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो जैसा आप सब जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट अमाउंट, व्हेन टू गिव, एक्सपायरी डेट चेक करना, कितना अमाउंट देना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना, पेशेंट का नाम चेक करना। तो ये सब तो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब हम बात करते हैं जब हम दवा देते हैं तो स्पेशल कंसिडरेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि वाइटल्स। हम दवा देने से पहले वाइटल्स चेक करते हैं, दवा देने के बाद भी वाइटल्स चेक करते हैं कि फ्लक्चुएशंस तो नहीं हुआ दवा में, कि बीपी या पल्स में कोई फ्लक्चुएशंस तो नहीं हुआ। देन दवा देने के बाद भी साइड इफेक्ट चेक करते हैं कि कोई रैसेस बॉडी पे या पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, पल्स का रेट ज़्यादा हाई तो नहीं हो रहा है। दवा देते समय हम पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे ताकि वो बॉडी में रिजॉल्व हो जाए। डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होता है, नर्सेस रोल क्या होते हैं जब हम एंटी डिप्रेशन दवा दे रहे होते हैं। तो अगर इस क्लास को आपको क्लियरली समझ में आ गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी क्लासेस ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।